हमारा खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ मानसी झा। और एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आज लौट आए हैं अपनी खबरों के पिटारे के साथ, जिसमें मैं निकिता कश्यप आपको बताएंगे हम दोनों मिलकर कि किस तरीके से आज देश भर में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा का आगाज किया गया है, तो वहीं आपको तमाम स्तब्ध करने वाले वीडियोज भी दिखाएंगे। तो मान से बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां देश में स्वतंत्रता दिवस का जश्न शुरू हो गया है और इसी बीच रविवार को देश के कई राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और वही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और वही ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, बीजेपी कार्यकर्ता, स्कूल छात्र, युवा एवं महिलाओं ने इसमें जोरदार भाग लिया। बिल्कुल। और देखिए, तिरंगा यात्रा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से काकोरी में शहीद स्मारक भी वे पहुंचे, तो वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि उनकी ओर से अर्पित की गई है। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जयकारे के भी नारे लगाए। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को भी संबोधित किया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि आज से हर घर तिरंगा अभियान शुरू हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा युवा सभी चुनौतियों का लगातार सामना करने का समर्थ रखता है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही उनकी ओर से ये भी कहा गया कि तिरंगा हमारी आन बान शान है। बिल्कुल। और देखिए, उनकी ओर से बांसी यह भी कहा गया है कि पूरे देश में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दे रही है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गाना पड़ेगा और साथ ही साथ राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं आपको सुनाते हैं कि आखिर उनकी ओर से क्या कुछ बातें कही गई। भारत माता के उन महान सपूतों को जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, भारत के संविधान के निर्माताओं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, भारत की एकता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी समेत भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्र भारत में देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों की भी स्मृति को नमन करते हुए आप सभी युवाओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारा ये तिरंगा हमारे सादगी का, हमारे विकास का, हमारी विरासत का और भारत के आन बान और शान का प्रतीक है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने भारत के प्रतीकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान बनाए रखने के लिए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अपमान करने वालों को संज्ञेय अपराध की सूची में रखते हुए दंडित करने का निर्णय भी लिया है। अब ये नहीं चल सकता कि रहेंगे भारत में, लेकिन भारत के प्रतीकों को, भारत के महापुरुषों को, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपमानित करें। यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर वंदे मातरम का गान हो रहा है। 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को उस समय के युवा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, इन सब ने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देकर के ब्रिटिशर की चूलों को हिलाने का काम किया था। बहनों और भाइयों, ये तिरंगा यात्रा उन सभी हुतात्माओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का और प्रधानमंत्री मोदी जी के
राष्ट्र प्रथम के उस मंत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प भी है, जो भारत के हरेक युवा के लिए एक प्रेरणा है। हमारा युवा प्रतिभाशाली है, हमारा युवा ऊर्जा का प्रतीक है, हमारा युवा देश की हर चुनौती का सामना करने की सामर्थ्य रखता है, और उस सामर्थ्य के प्रतीक इस युवा ऊर्जा को आगे बढ़ने के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। वो अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की उन चुनौतियों का भी सामना करने के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस भाव के साथ इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ आज पूरे देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। तो वहीं कुशीनगर में भी तिरंगा यात्रा का जो अनोखा तस्वीर देखने को मिली। यात्रा में विधायक विवेकानंद और पांडे समेत जो है बड़ी संख्या में लोग वहां शामिल हुए। तो अध्यक्ष प्रतिनिधि दुगेश्वर वर्मा भी इस तिरंगा यात्रा में निकिता कहीं ना कहीं मौजूद रहे। बिल्कुल, और देखिए हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने पूरे उत्साह के साथ देशभक्ति का संदेश दिया। यात्रा के दौरान भारत माता के जयकारों से माहौल भी पूरे तरीके से गूंजयमान हो उठा। तो वहीं इस दौरान लोगों ने राष्ट्रध्वज को लेकर खास उत्साह भी देखने को मिला। दरअसल उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हर घर तिरंगा अभियान की तहत जो विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य जो है लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए जो है प्रेरित करना है। कुशीनगर में भी कहीं ना कहीं निकिता इसी तरीके से तस्वीर जो है हम सभी के सामने देखने को मिली। बिल्कुल, और देखिए इसी पर कुशीनगर से देखिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी की यह स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले यूपी के 75 जिलों में यानी कि 5 करोड़ घरों तक जो है हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो तिरंगा यात्रा है वो निकाली जा रही है। कुशीनगर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। विधायक हैं स्थानीय विवेकानंद पांडे, नगर अध्यक्ष दुर्गेश्वर वर्मा, प्रतिनिधि समेत तमाम लोग जो हैं वो इस यात्रा में मौजूद रहे। उनसे बातचीत करेंगे हर घर तिरंगा यात्रा को लेकर के। तिरंगा यात्रा निकाली गई है, आगे इस अभियान को किस तरीके से हर घरों तक तिरंगा पहुंचाने के लिए चलाया। देखिए, घर घर तिरंगा अभियान के तहत आज खड्डा नगर में तिरंगा यात्रा निकला। आप देखें खड्डा नगर में तिरंगा यात्रा चला है। आप सुभाष चौक से महाराणा प्रताप चौक तक तिरंगा यात्रा चला। इसी तरह पूरे मैं तो अपने विधानसभा की बात नहीं करूंगा, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रदेश सदस्य पंकज चौधरी जी और एनडीए पूरी टीम एनडीए की सब लोग मिलकर घर घर तिरंगा यात्रा निकालने का एक कार्यक्रम चल रहा है और 15 अगस्त तक एक कार्यक्रम चलेगा। हर घर को तिरंगा झंडा, हर घरों में तिरंगा झंडा लहराए, इसकी योजना रचना हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं और हर घर में तिरंगा लहराए। उन वीर सपूतों को, उन शहीदों के याद में जिनकी त्याग से, जिनके बलिदान से, जितने अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, ऐसे वीर सपूतों के याद में यह कार्यक्रम चल रहा है। और स्वतंत्रता दिवस के दिन तक हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे और निश्चित रूप से यह अवसर है उनको याद करने का, जिनके संघर्षों से हमारा देश आजाद हुआ। हम सब लोग उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और निश्चित रूप से इस अभियान में सभी लोग से आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि हर क्षेत्र, हर सामाजिक लोग जो भी जिस जहाँ पे हो, गाँव हो, शहर हो, ब्लॉक हो, कहीं भी हर जगह इस तरह की तिरंगा यात्रा निकाल के उन वीर शहीदों को याद करें और निश्चित उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके याद में हम तिरंगा यात्रा निकाल कर और घर घर में तिरंगा झंडा फहराकर हम ये काम करें। तो तिरंगा यात्रा आज नगर में निकाली गई है, किस तरीके से हर घरों तक तिरंगा पहुंचाने का जो अभियान है वो चलेगा? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर इस तरह के आयोजन लगातार होते रहे। जिस प्रकार हम लोग दिवाली, होली मनाते हैं, उसी तरह का हम लोग इस त्योहार को भी मनाने का काम भारतीय जनता पार्टी चाहती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुखिया और भारतीय जनता पार्टी के हर वो बड़े नेता जिनका यह सपना है कि जिस तरह हम लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, उसी तरह का त्योहार हम लोग इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस पर्व को मनाएं। और निश्चित तौर पर आज के दिन हमारे नगर पंचायत में खड्डा मंडल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसमें माननीय विधायक श्री विवेकानंद पांडे जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, उनके आह्वान पे हम कार्यकर्ताओं ने, हम देशभक्तों ने, हमारे खड्डा नगर पंचायत की जनता सहित भारतीय जनता
पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को अपना अभियान मानकर इससे जुड़ा है और आने वाले दिनों में नगर के प्रत्येक घरों के साथ साथ, जैसा कि हम लोगों का ड्रीम है, हम लोगों का सपना है कि भारत के वर्ष के सभी घरों पर तिरंगा लहराए, और वैसा होने जा रहा है। पिछले वर्षों में हुआ था, इस वर्ष भी होगा, और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रत्येक घरों पर तिरंगा दिखेगा। लोग जो है अब साप्ताहिक त्योहार मनाने के लिए लोग आतुर हैं, और भारतीय जनता पार्टी के इन आयोजनों के माध्यम से लोगों में ऐसी जागरूकता भी फैल रही है। तो निश्चित तौर पर तिरंगा यात्रा की शुरुआत जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, और हर जनपदों में 75 जिलों में जो है इस यात्रा की शुरुआत की गई है। लगभग 5 करोड़ घरों तक जो है तिरंगा यात्रा के जरिए तिरंगा पहुंचाने का जो अभियान है वो लगातार चलाया जा रहा है। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइस, कुशीनगर। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर अयोध्या से है, जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले का सामने आने के बाद से ही अब शुरू हुए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। बीते दिनों राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए जो है भर्ती निकाली गई थी, जिसमें करीब निकिता 5300 आवेदन आए हैं। अब इस 5300 आवेदनों की पहली जांच के बाद उनमें से जो 54 आवेदन छांटे गए हैं, फिर दूसरी जांच के बाद 54 में से 18 आवेदकों को जो है इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया गया है। बिल्कुल, और देखिए मिली जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि 18 आवेदकों को अयोध्या में अंतिम जो साक्षात्कार है उसमें शामिल किया जाएगा, उसके लिए उन्हें बुलाया जाएगा, और जहां इंटरव्यू में 3 सदस्यीय पैनल जो है उनकी ओर से उनका जो इंटरव्यू है वो किया जाएगा, और जिसके बाद सीईओ के पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन होगा। और जहां अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नए सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया अब तेज हो गई है, और ट्रस्ट के सीईओ के पद के लिए 5300 से अधिक आवेदनों की प्राथमिक स्क्रीनिंग के बाद अब 54 आवेदकों का चयन हुआ है, और इन 54 में से 18 उम्मीदवारों को अंतिम इंटरव्यू के लिए अयोध्या बुलाया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि 11 और 12 अगस्त को जो है राम जन्मभूमि परिसर में इन आवेदकों का अंतिम इंटरव्यू होगा। बिल्कुल, और देखिए जहां चयन समिति के 3 सदस्य इन सभी 18 उम्मीदवारों का अंतिम इंटरव्यू लेंगे, और जिसके बाद सीईओ का चयन आखिरकार कर लिया जाएगा। अंतिम साक्षात्कार के बाद ही तीनों नामों का पैनल जो है वो पूरे तरीके से फाइनलाइज किया जाएगा, और जिसमें कि आपको बता दें कि आगे आने वाली 11 और 12 अगस्त काफी अहम तारीखों में मानी जा रही है। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर तमाम बातें जो है वो सामने आई थी, इसे घटनाक्रम के बीच में जहां जांच पूरे तरीके से चल रही है, तो वहीं आपको बताते चले कि सीईओ के चयन को लेकर भी अब प्रक्रिया तेज हो गई है, और जहां 11-12 अगस्त को अयोध्या में इंटरव्यू लिया जाएगा, 3 सदस्यीय पैनल जो है वो सीईओ का चयन करेगा। अब इसमें देखिए अहम बात यह भी है कि सीईओ का जो चयन प्रक्रिया है वो लगातार जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है, जिसमें कि 5300 आवेदनों में से 18 उम्मीदवार इसमें फाइनलिस्ट भी किए गए हैं। वह इसका विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या कुछ अहम जानकारी आ रही है ये सीईओ की प्रक्रिया जो की जा रही है? देखिए मानसी, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी हुआ था, तो देखते हुए लगातार जो है तमाम यहाँ पर जो है सीईओ की आवेदन जो है यहाँ पर करे गए, लेकिन उसमें जैसे जो है 54 से 18 आवेदन जो है सिलेक्ट हुए, लेकिन बताया जा रहा है कि आखिरकार जिस तरीके से राम मंदिर में चोरी हुई थी, जब चढ़ावा चोरी हुई थी, तो उसको देखते हुए जो आवेदन थे वो लगातार प्रकृति पर जो प्रक्रिया थी वो लगातार जारी थी, लेकिन अब जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि 54 से 18 आवेदन उसमें जो है सेलेक्ट हुए हैं, लेकिन उसके बाद लगातार जो है 11 से 12 अगस्त को जो है इसकी जो है पूरी तरीके से सेलेक्ट किए जाएंगे कि आखिरकार और भी कितने आवेदन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल नितिन, अगर बात की जाए 11 और 12 अगस्त को अयोध्या में इंटरव्यू होगा, तो क्या लगता है कि जो 3 नाम फाइनल कर लिए जाएंगे, या फिर अभी भी संशय जो है वह इस पे बरकरार रहेगा, क्योंकि प्रक्रिया अभी तक पूरी तरीके से जारी है? देखिए निकिता, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से जो आवेदन थे वो 5300 आवेदन यहाँ पर भरे गए थे, लेकिन उसके बाद जो सिलेक्ट हुए थे वो 54 से 18 आवेदन यहाँ पर सिलेक्ट किए गए थे। जो सीईओ की प्रक्रिया थी लगातार, जिसमें जो चयन किया करने की जो बात की जा रही थी, कमेटी इसमें बनाई गई थी, और लगातार जो कमेटी है वो पूरी तरीके से निर्णय लेगी, जो वहाँ के लोग हैं वो निर्णय लेंगे आखिरकार इस तरीके से सीईओ की खाली जो पद चल रहा था उसे किस तरीके से भरा जाए। उसी को देखते हुए जो आवेदन थे वो जो है यहाँ पे 54 से 18 आवेदन कराए गए, लेकिन उसके बाद 11 से 12
अगस्त को जो है इसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से जो है सही मान्य की जाएगी और लगातार जो सीयू का चयन है उसमें से जो है वो भरा जाएगा आखिरकार सीयू किसको बनाया गया, क्योंकि राम मंदिर को जो चढ़ावा चोरी हुआ था वो चढ़ावे से जो है तमाम यहाँ पर जो लोग थे लगातार जो मंदिर के जो आरोप लगाए गए थे कि और कहा गया था कि यहाँ पर जो चढ़ावा है वो चोरी किया गया, लेकिन उसके बाद लगातार ये देखा जाता है कि आखिरकार सीयू की जो यहाँ पर जो चंपत राय थे उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा कि 11 और 12 अगस्त को जो ये फैसला लिया जाएगा उसमें किन नामों पर मोहर लग सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी चौधरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। बिल्कुल, तो देखिए इसमें मानसी जो है लगातार अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि अभी फाइनलाइज तो लोगों को कर लिया गया है, लेकिन अभी इसमें अंतिम प्रक्रिया होनी बाकी है, इंटरव्यू होना बाकी है, और जिसके बाद सीईओ के चयन की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी मानी जाएगी, क्योंकि जो पैनलिस्ट हैं वो उन नामों का सिलेक्शन करेंगे कि आखिर सीईओ के पद के लिए कौन से ऐसे लोग हैं या फिर कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि पूरे तरीके से सटीक बैठेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का मुद्दा अब पूरे तरीके से गर्माता हुआ नजर आ रहा है, और जहां केंद्र सरकार की ओर से एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन की तैयारी भी सरकार की ओर से की जा रही है। तो वही सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इसका मकसद जो है विदेशी चंदे के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाना है, जबकि विरोध करने वालों का साफ तौर पर कहना है कि इससे सरकार की जरूरत से ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। बिल्कुल, और देखिए इस मामले में अमेरिका तक में अब सवाल खड़े हो गए हैं, जहां अमेरिका के एक सांसद ने इस बिल पर भी आपत्ति जताई है। तो वहीं आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का मुद्दा गर्म है। केंद्र सरकार एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद विदेशी चंदे के इस्तेमाल में पारदर्शिता लाना है, जबकि विरोध करने वालों का कहना है कि इससे सरकार को जरूरत से ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। इस मामले पर अमेरिका तक में सवाल खड़े हुए। अमेरिका के एक सांसद ने इस बिल पर आपत्ति जताई थी, जिस पर अब भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले पर कहा है, हमने एफसीआरए पर टिप्पणियां देखी हैं। भारत से जुड़े विधायी मामले हमारे आंतरिक मामले हैं, जिन पर भारत की संसद फैसला लेती है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमेरिका समेत कई देश विदेशी फंड के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। बता दें कि अमेरिका के एक सांसद राइली एम मोरे ने अपने एक्स पोस्ट में कहा था, भारत की संसद फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है और धार्मिक चैरिटी संस्थाओं का नियंत्रण अपने हाथ में ले सके। ये ईसाइयों पर सीधा हमला है। अगर ये बिल इसी तरह आगे बढ़ता है तो ये भारत के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भारत का वो कानून है जो विदेश से आने वाले चंदे या फंड को नियंत्रित करता है। अगर कोई एनजीओ, ट्रस्ट, धार्मिक संस्था या सामाजिक संगठन विदेश से पैसा लेना चाहता है तो उसे एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना पड़ता है। सरकार का कहना है कि ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि विदेशी फंड का इस्तेमाल देश की सुरक्षा और तो के खिलाफ न हो। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान हजारों छात्रों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने रोजगार, शिक्षा और युवाओं से भविष्य के मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बिल्कुल, और राहुल गांधी की ओर से यह भी कहा गया कि देश में रोजगार के अवसरों के दरवाजे बंद पड़े हैं और भारत का सिस्टम युवाओं को एक चक्रव्यूह में फंसा रहा है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को छात्रों से सीधा संवाद किया। मौका था छात्रों की गूंज कार्यक्रम का, जहां हजारों की संख्या में छात्र जुटे। मंच से राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे उठाए, लेकिन साथ ही रोजगार और सिस्टम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में रोजगार के सारे दरवाजे बंद पड़े हुए हैं। अब प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम है कि
आप पढ़ाई करते हो, पैसा डालते हो, मेहनत करते हो, मगर रोजगार के सारे दरवाजे हिंदुस्तान में बंद पड़े हुए हैं। एक दरवाजा खुला नहीं है। आपके डेटा का प्रयोग करके एआई से यह भी दरवाजा बंद किया जा रहा है। तो सच्चाई है कि पांचों दरवाजे आपके लिए बंद हैं और इसीलिए आपको भयंकर दर्द हो रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं, लेकिन डिग्री पूरी होने के बाद मिलने वाला सर्टिफिकेट रोजगार की गारंटी नहीं देता। मगर भाइयों और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। आपसे कहा जाता है कि ब्लिंकिट में काम करो, ऊबर में काम करो, मजदूरी करो, 21वीं सदी का नशा लो, मगर तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, रोजगार नहीं मिल सकता इस हिंदुस्तान में। कांग्रेस सांसद ने मंच पर कुछ छात्रों को बुलाया, उनसे सवाल जवाब किए और कहा कि युवाओं के पास डेटा है, पोटेंशियल है, लेकिन सिस्टम ने उन्हीं युवाओं को एक चक्रव्यूह में फंसा रखा है। डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। ये आप देखिए, आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। भविष्य की बात करें, आप एजुकेशन लेते हो, लाखों करोड़ रुपए आपके परिवारों से लिया जाता है कि हाँ, आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल गया, बीए मिल गया, एमए मिल गया, एमएससी मिल गया, मगर इस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है आज हिंदुस्तान में, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको रोजगार नहीं दे सकता है। चाहे आप कुछ भी करें, यह सर्टिफिकेट हिंदुस्तान में आपको रोजगार नहीं देता है। राहुल गांधी के इस संवाद में छात्रों की मौजूदगी खास रही। हजारों की भीड़ के बीच राहुल ने छात्रों की बात सुनी, उनसे चर्चा की और रोजगार को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला। लेकिन कार्यक्रम खत्म होने के बाद तस्वीर थोड़ी अलग दिखी। किसी छात्र ने राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक रखा, तो किसी ने कहा कि सिर्फ आरोपों से नहीं, बल्कि सिस्टम में ठोस बदलाव से युवाओं की समस्या का समाधान होगा। देखिए, हम छात्र हैं। छात्र होने के नाते हमारा प्रथम दायित्व है कि निष्पक्षता के साथ पेपर हो, जिसपे राहुल गांधी जी ने आज बात की कि अच्छे तरीके से पेपर हो, एक कोई भर्ती प्रक्रियाओं में कोई धांधली न हो, उस पर बात हुई। लेकिन हमको ये समझना चाहिए, बस हमको समस्याओं की बात ना हो। हम छात्र हैं, हम चाहते हैं कि समस्याएं सबको पता है, क्या समस्याएं हैं। पेपर लीक समस्या है, सबको समस्या है, लेकिन उसके निदान क्या है, उसकी समस्या का निस्तारण कैसे किया जाएगा, इस पे बात हो। हम राहुल गांधी या किसी भी नेता के पहली बात समर्थक नहीं है। हम एक जनता के समर्थक हैं और हम चाहते हैं कि इस पूरे समाज में बदलाव हो। हम लोग किसी नेता को बदल करके पूरे देश को बदलना थोड़ा सा मुश्किल मेरे को लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चुनाव से पहले सब नेता बहुत बड़ी बातें करते हैं, चाहे आप मोदी जी को उठा लीजिए, चाहे आप राहुल गांधी जी भी। बहुत साल उनकी सरकार सत्ता पे राज की है, ऐसी बात नहीं। देखिए, पेपर लीक हुआ, चोरी हुआ, अपराध हुआ, अत्याचार हुआ, ये सब चीजें खत्म कभी नहीं की जा सकती। क्या आप खत्म कर पाएंगे? नहीं। इसको कम किया जा सकता है। इसको कम करने के लिए हम लोगों को खुद हाथ देना पड़ेगा। एक समाज जब लोगों की सोच भीड़ की तब्दील में जब बदल जाती है तो पूरा समाज सड़ने लगता है। तो सर, जैसे एक दीमक से हजारों दीमक और पूरा जंगल खत्म हो जाता है। तो मैं इस बात को इस परिप्रेक्ष्य में रखना चाहता हूँ कि सर, अगर इस देश को बचाना है तो युवाओं की जो उनकी दर्द है, जो उनकी पीड़ाएं हैं, उनको समझना पड़ेगा। प्रयागराज में राहुल का संवाद खत्म हो गया, लेकिन रोजगार, युवा और सिस्टम को लेकर सियासी सवाल छोड़ गया। अब बारी बीजेपी के जवाब की है। देखना होगा छात्रों की गूंज का ये मुद्दा सियासत में कितनी दूर तक गूंजता है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की ओर, जहां आयोजित काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से शिरकत की जा रही। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। समय के कुछ कांग्रेसी नेताओं ने किया था,
बहनों और भाइयों, भारत गुलाम ऐसे ही नहीं हुआ। भारत की गुलामी के कारण से हमारी आपसी फूट, हमारे साथ होने वाले षड्यंत्र और ये फूट आज भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर भारत को कमजोर करने वाली ताकतें लगातार कर रही हैं। हमारे खिलाफ होने वाले षड्यंत्र, ये षड्यंत्र आज इसका एक तीसरा माध्यम भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो गया है। जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं, उनके द्वारा इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करते हुए भारत के खिलाफ अफवाह पैदा करना, दुरुपयोग करना और उस षड्यंत्र को के माध्यम से समाज को गुमराह करने की स्थिति पैदा करने का कुत्सित प्रयास भी हो रहा है। याद रखना, जिन लोगों ने आपको अपने क्रांतिकारियों से दूर रखा, अपने नायकों से दूर रखा, उन्होंने भारत की युवा पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया। याद करिए, अपने नायकों पर गौरव की अनुभूति का अवसर न देना किसी भी नौजवान के लिए उसके आदर्श से उसे विमुख करने जैसा होता है। उसको गौरव के क्षणों से उसे विमुख करने जैसा होता है। उसके प्रेरणा के स्रोत को कुंद करने जैसा होता है। और यह पाप आजादी के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली, उनके द्वारा लगातार उस समय के क्रांतिकारियों को अपमानित किया जाता रहा। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम ना आने पाए, ठाकुर रोशन सिंह का नाम ना आने पाए, असफाउल्लाह खां का नाम वर्तमान पीढ़ी न जान पाए, चंद्रशेखर आजाद का नाम लोग न जानने पाए, और इसी प्रकार की तमाम अन्य साजिशें, वीर सावरकर के नाम पर वीर सावरकर का नाम लोग न जान पाए, भगत सिंह का नाम न जान पाए, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों का नाम लोगों की स्मृति में न हो, इसके लिए संस्थाओं का नाम भी इन क्रांतिकारियों के नाम पर नहीं हुआ। लगातार ये साजिश की गई। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे कोई भव्य स्मारक न बने, वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर कोई स्मारक और कोई भवन का निर्माण न हो जाए, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर या वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर कोई स्मारक न बन जाए, इसके लिए आजादी के बाद लगातार षड्यंत्र होते रहे। बहनों और भाइयों, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद भारत की आजादी के वास्तविक नायकों को सम्मान देना प्रारंभ किया। भारत की आजादी के उन पुरोधाओं का स्मरण किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों का निर्माण हो, वीर सावरकर का भव्य स्मारक के निर्माण का कार्य हो, या फिर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और असफाउल्लाह खां के नाम पर उनके स्मारक निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो, और काकोरी डकैती नहीं बल्कि काकोरी ट्रेन एक्शन नाम देकर के मोदी जी ने इन महान क्रांतिकारियों को सम्मान देने का काम किया है। आज इन क्रांतिकारियों के नाम पर डाक टिकट जारी हो रहे हैं। आज इन क्रांतिकारियों के नाम पर संस्थाओं के नाम रखे जा रहे हैं। नहीं तो आजादी के बाद एक ही परिवार और एक ही खानदान के नाम पर सभी नामकरण होते थे, किसी और का नाम नहीं आता था। और आज के इस अवसर पर जब हम काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण आजादी की लड़ाई के पड़ाव की ओर ध्यान देते हैं,
आपने यहां पर अभी इस नाट्य श्रृंखला को देखा है और इस नाट्य श्रृंखला के अग्रिम कड़ी के रूप में मैं आपका आह्वान करूंगा, हम सब अपने क्रांतिकारियों को देखें, ढूंढें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था। हमें अपने क्रांतिकारियों का स्मरण करना होगा। हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जनपद में बहुत सारे ऐसे नायक गुमनाम रूप से होंगे जिन्होंने सर्वस्व समर्पित किया। देश की आजादी के लिए सब कुछ उन्होंने अपना अर्पित कर दिया। एक ही भाव था और वो भाव था कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। लेकिन तेरा वैभव अमर रहे मां का भाव आजादी के बाद सत्ता लोलुप इन लोगों ने केवल अपने वैभव तक सीमित कर दिया है। परिणाम क्या रहा? क्रांतिकारियों को भुला दिया गया, पाठ्यक्रमों में उनको स्थान नहीं दिया गया, उनसे वंचित किया गया। और उसके बाद षड्यंत्र पर षड्यंत्र, देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ बांटने की वो साजिश फिर से प्रारंभ हुई है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, इन महान क्रांतिकारियों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी थी। देश की आजादी इनके लिए सर्वोपरि था और उस आजादी के लिए उन्होंने जो कार्य किया, आज उन्हीं की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए हम लोगों ने शताब्दी महोत्सव का जो आयोजन काकोरी में किया था, अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए थे। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज उसका समारोप कार्यक्रम है। पिछले एक वर्ष में अनेक कार्यक्रम इन क्रांतिकारियों की स्मृति में आयोजित किए गए। बहनों और भाइयों, आज उन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान देने के लिए मंच पर हम लोगों ने काकोरी 10 एक्शन से जुड़े हुए जो परिवार थे, उन परिवार के सदस्यों से जुड़े हुए वर्तमान पीढ़ी को यहां पे सम्मानित तो किया ही, स्वतंत्र भारत में भी देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले ऐसे वीर सैनिकों के परिवारजनों को भी हम लोगों ने यहां पे सम्मान दिया है। मैं आज के अवसर पर भारत माता के इन सभी महान सपूतों की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के सभी सदस्यों को और वर्तमान पीढ़ी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस बात के लिए आह्वान करता हूं कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार तब होगी जब हम सबके मन में राष्ट्र सर्वोपरि का भाव होगा। अपनी भाषा, अपनी मातृभूमि, अपना स्वदेशी प्रोडक्ट, इन सब के बारे में एक भाव हमारे बीच में होना चाहिए और उस भाव को हम जागरूक करें, उसे आगे बढ़ाएं। 15 अगस्त को यह देश अपना 6वां स्वाधीनता दिवस का आयोजन करेगा। इस दौरान भारत के आन बान शान के प्रतीक भारत का तिरंगा हर घर में लहराना चाहिए। वंदे मातरम का गान हर संस्था में होना चाहिए। भारत के क्रांतिकारियों के बारे में, स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के बारे में जो भी सामग्री जहां तहां बिखरी है, उन सामग्रियों को हम फिर से कलेक्ट करें। उनसे जुड़े हुए स्मारकों का सुंदरीकरण करना, उसकी मरम्मत करना, उसकी रंगाई पुताई करके पुष्पांजलि के लिए तैयार करके उन क्रांतिकारियों के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करेंगे। इस भाव के साथ मैं काकोरी 10 एक्शन से जुड़े हुए सभी नायकों का आज के इस अवसर पर नमन करते हुए आप सबको भी आज के इस दिवस के अवसर पर अपनी हृदय से आपकी उपस्थिति के लिए अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत
देश के हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखने वाले कांग्रेस के सांसद शशि थरूर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और जहां थरूर कई बार अपनी ही पार्टी के फैसलों और रणनीति पर भी सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, अब उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र कर एक नया बयान दे दिया है और यह बयान जो है निकिता इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और देखिए शशि जो थरूर हैं उनके ओर से कहा गया कि कांग्रेस जनता पार्टी पहले राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज उठाई थी और उनके इस बयान के बाद से अब सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। आखिर क्या कुछ बयानबाजियां देखने को मिल रही है, जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट। देश के हर मुद्दे पर अपनी आजाद राय रखने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। थरूर साहब अपनी ही पार्टी पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। हालांकि अब शशि थरूर ने सीजेपी के प्रोटेस्ट और राहुल गांधी का जिक्र किया है। उन्होंने बयान दिया है कि सीजेपी से पहले राहुल गांधी ने छात्रों की आवाज उठाई थी, लेकिन बात को गंभीरता नहीं मिली। पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। शशि थरूर ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आप वो सुनिए। ये बेहद दिलचस्प है कि सीजेपी ने जिन मांगों को लेकर आंदोलन खड़ा किया, उन्हें मेरी पार्टी और राहुल गांधी ने अपने अभियानों के जरिए कई महीने पहले ही उठाया था। लेकिन हमें इस बात पर गंभीरता से आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आखिर कांग्रेस के प्रयासों को वैसी जन प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिली। हमें लोगों की नब्ज को और बेहतर तरीके से समझने की आवश्यकता है। देश भर में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। थरूर ने माना कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा छात्रों के हक में उठाए गए तमाम मुद्दे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान में पहले ही उठाए जा चुके थे। अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करने को लेकर शशि थरूर घिर गए। कांग्रेस नेताओं ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं, मैं एक चीज मैं बता दूं, कोई आपके पास कोई ऐसा आप कैसे क्या पैरामीटर है नापने का, क्या फायदा हुआ नहीं हुआ। दूसरी बात, एक बात मैं बताऊं, राहुल गांधी जी इन सब चीजों से ऊपर उठे हैं। वो छात्रों की आवाज में से 2 साल पहले भी उन्होंने उठाया कि एक व्यवस्था में कैसे परिवर्तन हो, कैसे लगातार जो पेपर लीक होते, एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, इतने हमारे करोड़ों युवाओं का भविष्य जो अंधकार में हो जाता था, उस व्यवस्था में कैसे परिवर्तित हो। तो हम कोई राहुल गांधी जी फायदे और नुकसान के दृष्टिकोण से नहीं, वो व्यवस्थाओं में कैसे परिवर्तन हो इस दृष्टिकोण से वो अपना अभियान चलाते हैं। बहुत अच्छी तरह से कनेक्शन बना रहे, वो नहीं बना रहे तो आप क्या कर रहे हो, आप बना रहे हो ना। ऐसा है, ये सारी बातें इस तरह की करने की कि उड़ने वाला पंछी है ना, उसके पर गिनने के ये क्या के लिए कर रहे हो आप उनको। राहुल जी इतना मेहनत कर रहे हैं, उनको मदद कीजिए ना। What is the point in stating all these things? It sounds rubbish to me because now the protest is over and the students achieved a huge victory, and we all were there with the students. And one cannot state like this, no, because almost all political party leaders raised this issue through their own medium, and but that was not successful. CJP's protest attracted thousands of students, so we have to acknowledge that fact. हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने शशि थरूर के बयान का पूर्ण समर्थन किया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। शशि थरूर अपनी राय आजादी से रखते हैं, इसलिए कांग्रेस को चुभते हैं। कांग्रेस के नेता क्या कर रहे हैं वो कांग्रेस जाने, लेकिन हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि छात्र आंदोलन के आड़ में कैसे अपनी राजनीतिक रोटियां कांग्रेस सेक रही है वो दिखाई पड़ रहा है। कभी मतलब रहता तो इतने दशकों तक कांग्रेस ने राज किया, कभी पेपर लीक पर कोई कानून नहीं बनाया कब, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रधानमंत्री की। तो शशि थरूर तो सही बात बता दिए बेचारे, तो अच्छे आदमी है, बुद्धिजीवी आदमी है। पॉलिटिकल आदमी कम, बुद्धिजीवी आदमी ज्यादा है, तो सही बात बोल देते हैं। यही तो है मामला। जो हम लोग कह रहे थे वो बात शशि थरूर जी कह रहे हैं कि भजा नहीं सके। राजनीति पर हाशिए पर कांग्रेस जा रही है, जनता का विश्वास ही नहीं जीत पा रही है, तो मौका देखते रहती है, कहाँ आंदोलन हुआ उसमें प्रवेश कर जाती है। तो छात्रों का आंदोलन निश्चित तौर पे सरकार ने उसको गंभीरता से देखा, उसको समस्या को निदान करने के लिए काम कर रही है। देखिए, कांग्रेस युवा के शुरू से खिलाफ रहा है। हम पूर्व काल की बात नहीं कर रहे हैं, हम श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से बात कर रहे हैं।
चाहे वो छात्र आंदोलन को कुचलने का काम हो, या जिस तरह से पंजाब में आंदोलन हुआ वहां के नौजवानों को कुचलने का काम किया हो, या आदिवासियों के आंदोलन जो छत्तीसगढ़ में हुए उनको कुचलने का काम कांग्रेस का बराबर युवाओं को कुचलने का काम किया है। बता दें कि सीजेपी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने और छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की मांग को लेकर 20 जून को नई दिल्ली के जंतर मंतर से अपना प्रदर्शन शुरू किया था। उनकी प्रमुख मांगों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शामिल था। दूसरी ओर राहुल गांधी ने सीजेपी के आंदोलन से पहले 17 जून को राजस्थान के कोटा से छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की थी, जिसे बाद में देश के कई अन्य शहरों में ले जाया गया। दोनों के बाद अब शशि थरूर का बयान एक बार फिर चर्चा में आ गया है। थरूर के इस बयान ने पार्टी के भीतर जनसंपर्क की रणनीतियों पर नए सिरे से चर्चा शुरू कर दी है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें, महाशिवरात्रि से पहले दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार और उत्तराखंड समेत कई इलाकों में कांवड़ियों का सैलाब जो है पूरी तरीके से उमड़ पड़ा है। बिल्कुल। और जहां कंधों पर कावड़ तो वहीं हाथों में तिरंगा और साथ ही साथ जुबान पर बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्त लगातार अपने गंतव्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सड़कों पर कावड़ियों की लंबी लंबी कतारें और हर तरफ गूंजते भोलेनाथ के जयकारे माहौल को पूरी तरह से शिवमय बना रहे हैं। दिखाते हैं आपको हमारे इस रिपोर्ट के माध्यम से ये सुंदर तस्वीरें। सड़कों पर भगवा रंग, हाथों में तिरंगा और कंधों पर कांवड़ और जुबान पर सिर्फ एक नाम, भोलेनाथ। जैसे जैसे महाशिवरात्रि की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे सड़कों पर कांवड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दूर दूर से गंगा जल लेकर निकले शिव भक्त अपने गंतव्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। किसी के कंधे पर सजी है छोटी सी कांवड़, तो किसी ने अपनी कांवड़ को भव्य और अनोखा रूप दिया है। दिन हो या रात, थकान हो या गर्मी, भक्ति के आगे हर मुश्किल छोटी नजर आ रही है। तो महादेव के जय घोष बम बम भोले के साथ आप भी हमारे साथ देखिए सावन में कांवड़ की धूम। यह उन्नाव में गंगा घाट से सिद्धनाथ बाबा मंदिर में जलाभिषेक के लिए गंगा जल ले जाते भोले के भक्त। आइए इनसे जानते हैं कैसी चल रही है इनकी यात्रा। सावन में जो भी भाई हैं, आपको मदद चाहिए, कांवड़ ले जाएं। हमारे सिद्धनाथ बाबा के मंदिर में चढ़ाई जाती है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। यह है आधुनिक कांवड़ का स्वरूप। एक तरफ लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें दिखे बाइक सवार कांवड़ यात्री। अब चलते हैं माय राष्ट्र। नहीं समझे, हम बात कर रहे हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माय दानव की राजधानी मेरठ की। और सबसे पहले देखते हैं भोले बाबा के परिवार वाली कांवड़। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी, तो एक बार शक्ति को भी नमन कर लीजिए। अपने कांधों पर इतनी बड़ी बड़ी कांवड़ ले जाना भक्ति का रंग है। ये भीड़ नहीं, भक्ति का सैलाब है। सत्य, प्रेम और करुणा के स्वामी महादेव की भक्ति। मेरठ में हमें बड़ी अद्भुत कांवड़ के दर्शन हुए। जैसे ये चश्मा लगाए भक्त के कांधे पर बैठे महादेव की कांवड़। और यूपी के भदोही में तो सड़कों पर भोले बाबा के नाम की पताकाएं भी झूमती हुई नजर आईं। आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ कांवड़ यात्री की विशेषता ये भी है कि इस यात्रा के दौरान जो आपसी सौहार्द देखने को मिलता है वह अतुलनीय है। इस आपसी प्रेम और भक्ति भाव में शिविरों में सेवा कर रहे लोग तो सराहनीय काम कर ही रहे हैं, लेकिन खाकी वर्दी में तैनात उन पुलिस कर्मियों को भी तो नहीं भूला जा सकता जो कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित दोनों बना रहे हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में तो पुलिस की बड़ी टीम यातायात व्यवस्था का मोर्चा संभालती हुई नजर आई। मोक्षदायिनी नगरी हरिद्वार में भी जहां एक और मां गंगा की लहरें थी तो दूसरी ओर कांवड़ियों का सैलाब। डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा जी, भोले के प्रति गंगा में डुबकी लगा के सब पाप धो के यहाँ से दोबारा शिव जी को जल चढ़ाएंगे जी मंदिर में जाके जी। हमारा 170 का है जी। हम 8 लोग हैं जी। बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं जी। की सुविधा के लिए यहाँ पे बहुत कार्य किए जा रहे हैं जी। भोले के प्रति जी मंदिर मौज कर किया, जो कुछ भी है भोले बाबा की कृपा जी, सब कुशल मंगल जी। महाशिवरात्रि से पहले आस्था का ये सैलाब बता रहा है कि शिव भक्ति में दूरी मायने नहीं रखती, मायने रखता है सिर्फ भोलेनाथ तक पहुंचने का संकल्प।
तो आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ आप इतना ही। आज हमने जाना कि किस तरीके से जो तिरंगा यात्रा है उसका आगाज भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया गया है, तो वहीं हमने आपको बताया कि राहुल गांधी की ओर से किस तरीके से छात्रों को साधने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं हरिद्वार की सुंदर तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।